बाल परी के बालों का जादू और जादुई चुड़ैल का काला जादू। एक बार की बात है, सोनापुर गांव में परियों का महल था। उनमें से एक परी थी जिसका नाम बाल परी था। वो लोगों की मदद करती और उनकी देखभाल करती। बाल परी के बाल बहुत ही लंबे, सुंदर और घने थे। उसकी शक्तियाँ उसके बालों में ही बसी थी। वो अपने बालों से जादू करती और लोगों की मदद करके उन्हें खुश कर देती थी। जब किसी को दुख परेशानी होती या कोई किसान दुखी होता तो वो अपने बालों का जादू दिखाकर उनको खुश कर दिया करती और उनका प्रेम और स्नेह लूट लेती थी। ऐसा करके गांव के लोग भी बाल परी का गुणगान गाते रहते थे और उसे बहुत प्रेम करते थे। बाल परी को लोगों का प्रेम देखकर ये मन करता था कि वो धरती पर ही अपना एक महल बनाकर वहीं उनके साथ रहे, और उसने ऐसा ही करा। उसने अपना एक विशाल महल धरती पर बना लिया जो कि उसी गांव में था। पर वहाँ पर एक जादुई चुड़ैल नाम की औरत भी रहती थी जो कि काला जादू और टोना करती थी। लोगों को बाल परी की तरफ जाता देख उसे बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि वो लोगों को हानि पहुंचाकर उनकी जमीन और उनका सम्मान लूटना चाहती थी और गांव पर अपना राज करना चाहती थी। अब वो मन ही मन साजिश बनाती रहती थी कि वो कैसे बाल परी के बाल काटकर पूरे गांव पर अपना शासन चलाए। एक दिन जादुई चुड़ैल अपने घर में बैठकर टोना टोटका कर रही थी। तभी वो सोचती है कि आखिर बाल परी के बाल मैं कैसे काटूं जो कि मेरा शासन इस गांव में शुरू हो जाए। वो इतना कहती ही है, तभी वहाँ पर उसकी बेटी सरिता आ जाती है। उसकी बेटी सरिता भी उसकी तरह ही जादू टोना करने वाली लड़की थी और अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलती थी। वो भी लोगों को वश में करके अपना जादू दिखाती थी। सरिता वहाँ आती है और बोलती है, माँ, मैं तुम्हारा काम करूँगी। बाल परी के बाल काटकर मैं उसे मार दूंगी और फिर हम दोनों का शासन इस गांव में होगा। तुम चिंता मत करो माँ, आखिर तुम्हारी बेटी किस काम आएगी। शाबाश मेरी बेटी, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। अब उसकी बेटी सरिता बाल परी के महल की ओर बढ़ती है और वो प्रयास करती है कि वो उसके महल के द्वार खोलकर उसके महल के अंदर पहुंच जाए, पर वो ऐसा करने में नाकामयाब होती है। वो बार बार प्रयास करने के बाद भी बाल परी के महल के अंदर नहीं घुस पाती। तभी वो एक ढोंग करती है। वो अपना रूप बदलकर एक बच्ची में बदल जाती है और अपने आप को घायल कर अपना एक हाथ तोड़ लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वहीं दूसरी ओर महल में बाल परी उसकी आवाज सुन बाहर आती है और देखती है कि वहाँ एक बच्ची घायल पड़ी है। अरे, तुम्हें तो बहुत चोट लगी है, चलो मेरे साथ महल में, मैं अभी तुम्हें ठीक करती हूँ। जादुई बाल परी उसे अपने महल के अंदर ले आती है और अपना एक बाल निकालकर उसके हाथों पर बांधती है। तभी उसका हाथ बिल्कुल ठीक हो जाता है और उसका जादू इतना अद्भुत लगता है कि सरिता हक्की बक्की रह जाती है और ये भूल जाती है कि वो वहाँ पर किस उद्देश्य से आई है, और बाल परी के साथ घुल मिलकर रहने लगती है और उसके साथ वहाँ पर तरह तरह के गेम खेलती है। और उससे दोस्ती कर सरिता अब उसके स्नेह और प्रेम में अपना काला जादू भूल ही जाती है और अब वो बिल्कुल बदल जाती है। वहीं दूसरी ओर उसकी माँ ये सोचती है कि उसकी बेटी सरिता अभी तक घर क्यों नहीं लौटी। तब वो अपनी जादुई गोले में देखती है कि उसकी बेटी तो बाल परी के साथ खेल रही है। ये देखकर वो गुस्से से लाल हो जाती है और अपना भेष बदलकर एक औरत बन जाती है और बाल परी के महल के पास पहुँच जाती है। बाहर वहीं उसे उसकी बेटी सरिता मिल जाती है। अरे ओ बेवकूफ लड़की, तू भूल गई तू मेरी लड़की है। तू यहाँ पर जादू टोना कर उस बाल परी के बाल काटने आई थी, पर यहाँ पर उसी के साथ घुल मिलकर खेल रही है। माँ, अब मैं बदल गई हूँ। मुझे बाल परी बहुत पसंद है और वो मेरी सहेली बन गई है, तो कृपया करके आप यहाँ से चले जाइए। मैं अब बाल परी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी और ना पहुँचाने दूंगी। अच्छा तो ठीक है, वैसे भी यहाँ मैं तुझे कुछ जरूरी बातें बताने आई थी। तुझे खबर नहीं मिली क्या? आखिर कौन सी ऐसी जरूरी बात जिसे आप बताने यहाँ तक चली आई? बाल परी के बाल जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे वो उतनी जल्दी मर जाएगी, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में होगी। अगर तुम उसकी जान बचाना चाहती हो तो उसके बाल काट दो, वरना अगर उसके बाल और बढ़े तो वो कुछ ही दिन की मेहमान रह जाएगी और जल्दी भी मर जाएगी।
अगर तुम उसके बाल काट दोगी तो वो 100 सालों तक जिंदा रहेगी। सरिता माँ की बात को सच मानकर ये भ्रम में आ जाती है कि अगर अब बाल परी के बाल और ज्यादा बढ़े तो वो जल्दी मर जाएगी और उसकी प्यारी सहेली भी मर जाएगी। तो इसलिए अब वो ये निर्णय लेती है कि वो जादुई बाल परी के बाल काट देगी। ये सोचकर वो बाल परी के कमरे में जाकर देखती है तो बाल परी सो रही होती है। तभी वो उसके बाल कैंची से काट देती है और उसके बाल कटते ही मानो जैसे धरती पर भूकंप आ जाता है और बिजलियां कड़कने लगती है और बाल परी का रंग रूप बिल्कुल काला हो जाता है और उसके बाल कटते ही वो टकली हो जाती है और उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। ये देख सरिता जोर जोर से रोने लगती है और सोचती है कि उसने ये क्या अनर्थ कर दिया और उसे जगाने के बाद भी बाल परी नहीं उठती क्योंकि उसकी तो मृत्यु हो गई होती है। लगता है अब मुझे बाल परी की जान बचाने के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। मैं जल्द से जल्द परीलोक पहुंचती हूँ और परियों से बाल परी की जिंदगी की भीख मांगकर उसकी जान बचा लेती हूँ। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं बाल परी को खो दूंगी। अब सरिता जल्द से जल्द जादुई परीलोक पहुंचती है और सभी परियों से भीख मांग बाल परी की जान बचाने के लिए कहती है, पर सब उसे दोष दे रहे होते हैं। तभी वहीं पर रानी परी पहुंच जाती है और सरिता की अच्छाई और गुणों को पहचान उसकी मदद करने के लिए हामी भर देती है और वो उससे कहती है, तुम्हें जादुई 10 फूलों को इकट्ठा करना है, तभी तुम जादुई बाल परी की जान बचा पाओगी। अगर तुम ऐसा करने में असमर्थ रही तो वो कभी जिंदा नहीं हो पाएगी। अब जाओ, जल्दी करो, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। मुझे जल्द से जल्द सारे फलों को इकट्ठा करना पड़ेगा। तभी वो अपनी जादुई शक्ति से इधर उधर जाकर सारे फलों को इकट्ठा कर लेती है, पर अंत में उसके पास सिर्फ एक फल की कमी होती है। अब वो मन ही मन सोचती है कि वो एक फल को कहाँ से लाए। तभी वहाँ पर उसकी माँ चुड़ैल आ जाती है और उसे बोलती है, तुम जितना भी प्रयास कर लो तुम्हें वो एक फल अंत का नहीं मिलेगा और तू अच्छाई का साथ देगी। तू ये मत भूल कि तू एक चुड़ैल की बेटी है। मेरे होते हुए मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, ये बात को ध्यान रख। तभी वहाँ जादुई परी आ जाती है और उस चुड़ैल को पेड़ से बांध देती है। तभी रानी परी सरिता से कहती है, सरिता जल्दी करो, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। रानी परी की ये बात सुनकर उसे कुछ ध्यान में नहीं आता और वो अपने आप को ही एक आखिरी फल में बदल लेती है। अब जैसे ही पूरे 10 फल हो जाते हैं तभी रानी परी उन फलों को पीसकर बाल परी के मुंह में डाल देती है और जैसे ही उन फलों का रस उसके मुंह में डालती है तभी वो जिंदा हो जाती है और उसके होश आते ही वो रानी परी से एक ही सवाल पूछती है कि सरिता कहाँ पर है। फिर रानी परी बाल परी को सारी सच्चाई बताती है और बताती है कि कैसे उसने अपने आप को 10वें आखिरी फल में तब्दील कर लिया। सरिता का ये त्याग सुन बाल परी फूट फूट के रोने लगती है और बचे हुए रस से एक बीज बना देती है और उस बीज को अपने गार्डन में बो देती है। कुछ दिनों तक उसकी रखवाली करती है और उसे समय समय पर पानी देती है। फिर वो बीज एक पेड़ में बदल जाता है। अब बाल परी उसी पेड़ के साथ बातें करती और अपने सुख दुख बांटती। बाल परी ये समझती थी कि उस पेड़ में सरिता की आत्मा है जिससे वो बात कर रही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। मुंबई शहर में शोभा अपने पति मनोज के साथ रहती थी। शोभा को मेकअप करना बहुत पसंद था। वो हर रोज सुबह उठकर सबसे पहले मेकअप करती थी। शोभा का एक बेटा भी था जिसका नाम नवीन था। नवीन कई सालों बाद दिल्ली से अपनी पढ़ाई पूरी करके मुंबई आता है। माँ, ओ माँ, आप कहाँ हो? देखो मैं वापस आ गया। हाँ बेटा, अभी आई। शोभा अपने कमरे से बाहर आती है। और बताओ माँ, कैसी हो आप? बस बेटा ठीक हूँ, तेरा ही इंतजार कर रही थी।
कि तू कब पढ़ाई पूरी करके घर वापस आएगा और मैं कब अपने लिए एक सुंदर सी बहू लाऊंगी। अरे माँ, उसकी चिंता मत करो, आपकी यह इच्छा मैं अभी पूरा कर देता हूँ। ये क्या कह रहा है? और तू जा कहाँ रहा है? अरे बहू लाने की बात की थी, कोई सामान लाने की नहीं जो 1 मिनट में ले आएगा। शोभा नवीन की बात सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाती है। तभी नवीन प्रिया नाम की एक सुंदर सी लड़की को दुल्हन के जोड़ी में घर ले आता है। ये देखकर शोभा का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। हे भगवान, तूने ये क्या किया? मेरे सभी अरमानों पर पानी फेर दिया। इसलिए तुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजा था क्या? अरे अब तो शादी हो गई है, मान भी जाओ। अपने पति की बात सुनकर शोभा प्रिया का स्वागत करती है। प्रिया एक अच्छी बहू की तरह घर का सारा काम संभाल लेती है। शोभा को प्रिया बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो एक सिंपल सी लड़की थी जिसे मेकअप करना जरा भी पसंद नहीं था। तो वहीं शोभा एक चलता फिरता ब्यूटी पार्लर थी जो मेकअप के बिना 1 घंटा भी नहीं बिता सकती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। प्रिया शोभा के पास जाकर बोलती है, माँ जी खाना तैयार है, खा लीजिए। ठीक है, क्या बनाया है खाने में? अपनी तरह सड़ा सा खिचड़ी दलिया तो नहीं बना दिया? नहीं माँ जी, मैंने तो मजेदार शाही पनीर, खीर, रायता और काफी चीज बनाई है। जितने मन से तूने खाना बनाया है ना, उतने मन से अपने आप को सजा भी लिया कर। क्या ये सब इसे शक्ल लेकर घूमती रहती है? थोड़ा मेकअप कर लिया कर। नहीं नहीं माँ जी, मुझसे नहीं होती ये लिपा पोती, नहीं मुझे ये सब पसंद है। इतना कहकर प्रिया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। वाह, कितनी अच्छी खीर बनी है। मैंने आज तक इतनी अच्छी खीर नहीं खाई है। आज तो मजा ही आ गया। क्यों जी, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मैंने कभी तुम्हें खीर बनाकर खिलाई ही नहीं। इससे अच्छी खीर तो मैं ही बना लेती हूँ। सभी लोग खाना खा लेते हैं और फिर अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। शोभा अपने मेकअप के शौक के चलते रात को भी मेकअप करके सोया करती थी। ऐसे ही एक रात प्रिया अपनी सास शोभा के कमरे में जाती है और वो देखती है कि उसकी सास ने बहुत ज्यादा मेकअप करा हुआ है, जिसमें वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। ये देख प्रिया अपनी सास से कहती है, माँ जी आप इतना मेकअप क्यों करती हो? आपको ये सब अच्छा लगता है क्या? मेरी मानो तो ये सब आपके ऊपर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? मुझे आज तक मेरे पति और मेरे बेटे ने नहीं रोका। तू होती कौन है मुझे रोकने वाली? अरे अरे माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस आपके भले के लिए ही बोल रही थी। मुझे पता है तू ये सब क्यों बोल रही है। तू मुझसे जलती है और मैं तुझसे ज्यादा सुंदर लगती हूँ, इसलिए बोल रही है ना तू ये सब। अरे मैं आपको क्या समझा रही हूँ और आप क्या समझ रही हो? जैसे ज्यादा खाना खाना हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, वैसे ही ज्यादा मेकअप करना हमारे स्किन के लिए अच्छा नहीं है। परंतु शोभा पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, परंतु शोभा का मेकअप करना कम नहीं होता। और जब से प्रिया आई थी तब से शोभा अपना सारा समय शीशे के आगे मेकअप करने में ही निकाल देती थी और बेचारी प्रिया सारा दिन घर के कामों में ही लगी रहती। शोभा का पूरा परिवार उसकी इस बुरी आदत से परेशान हो चुका था। ऐसे ही एक दिन शोभा अपनी बहू की मुंह दिखाई करवाने की सोचती है और वो आवाज देकर प्रिया को अपने कमरे में बुलाती है। कल घर में मेरी कुछ सहेलियां आने वाली है। मैंने तेरी मुंह दिखाई का फंक्शन रखा है। कोई ढंग की साड़ी पहन लेना और थोड़ा मेकअप भी कर लेना, मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। ठीक है माँ जी। अगले दिन प्रिया सुबह से फंक्शन के तैयारियों में लगी हुई थी। सारी तैयारियां होने के बाद वो खुद तैयार होने अपने कमरे में जाती है। तभी शोभा प्रिया को आवाज देती है, अरे बहू कहाँ हो तुम? जी माँ जी, अभी आई। कहाँ थी तुम और हो गई सारी तैयारियां? मेरी सहेलियां आती ही होगी। जी माँ जी, सारी तैयारियां हो चुकी है, बस मैं तैयार होने ही जा रही हूँ रूम में। ठीक है। प्रिया तैयार होने अपने कमरे में जाती है। कुछ देर बाद शोभा की सहेलियां उसके घर आती है। शोभा ढेर सारा हैवी मेकअप करके अपने सहेलियों के सामने आती है।
तभी शोभा की सहेलियों में से एक सहेली हंसते हुए कहती है अरे ये क्या हुलिया बना रखा है, बिल्कुल जोकर लग रही है। हम तुझे नहीं तेरी बहू को देखने आए हैं। सुना है तेरे बेटे ने अपनी मर्जी से शादी करी है। चलो अच्छा है, अगर तू बहू ढूंढने जाती तो बहू नहीं पार्लर की दुकान ढूंढ लाती। सुमन, तू मेरी सहेली होकर मेरा मजाक उड़ा रही है। अच्छा ठीक है बहन, कोई बात नहीं। अब तो तू अपनी बहू को बुला दे, हम भी तो देखे तेरे बेटे की पसंद। हाँ हाँ, अभी बुलाती हूँ। प्रिया बहू, बाहर आ जाओ। अपनी सास की आवाज सुनकर प्रिया सबके सामने आती है। हल्का सा मेकअप में प्रिया बेहद खूबसूरत लग रही थी और उसे देखकर सुमन कहती है, वाह शोभा, तेरी बहू तो बहुत सुंदर है और सुंदर होने के साथ साथ इसमें सादगी भी है। हल्के से मेकअप में भी कितनी सुंदर लग रही है। हाँ हाँ ठीक है, तू भी सीख ले कुछ अपनी बहू से, अब उम्र के हिसाब से मेकअप करा कर। ऐसे एक एक करके शोभा की सभी सहेलियां प्रिया की तारीफ करती है और वहीं शोभा का ओवरलोड मेकअप देखकर शोभा का बहुत मजाक उड़ाते हैं। अपना मजाक उड़वाने के बाद भी शोभा को समझ नहीं आता और वो अपना मेकअप करना यूं ही जारी रखती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और कुछ समय में ज्यादा मेकअप करने के कारण शोभा के चेहरे पर दाग हो जाते हैं जो मेकअप से भी कवर नहीं हो पाते। शोभा बहुत परेशान हो जाती है। तभी प्रिया उसके पास आती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी, इतनी परेशान क्यों हो आप? पता नहीं क्यों मेरे चेहरे पर ये सारे दाग हो गए हैं। अरे माँ जी परेशान मत होइए, मैं आपको एक नेचुरल उपाय बताती हूँ, आप रुकिए मैं अभी आई। इतना कहकर प्रिया रसोई में जाती है और एक पेस्ट बनाकर लाती है और शोभा को देते हुए कहती है, ये लीजिए माँ जी, हल्दी और बेसन का पेस्ट, इसे अपने चेहरे पर लगाइए, आपको काफी आराम आएगा। बहू, मैंने तो तेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया, तुझे अपना बहू भी नहीं माना, परंतु फिर भी तू मेरे लिए इतना कुछ कर रही है, मेरा ध्यान भी रख रही है। मुझे माफ कर दे बहू, मैं तेरी बात नहीं मानी। अगर मैं तेरी बात मान लेती तो आज ये सब नहीं होता। अरे कोई बात नहीं माँ जी, ये तो मेरा फर्ज था। तो देखा दोस्तों आपने कैसे ज्यादा मेकअप करने के कारण किस तरह शोभा को परेशानी हुई। साथ ही उसे ये भी समझ में आ गया कि कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा हो जाए तो फायदे की जगह नुकसान ही करती है। हमें हर चीज लिमिट में ही इस्तेमाल करनी चाहिए।